अगर इस साल आप लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किस सीज़न में जाना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, कौन सा रूट प्लान फॉलो करना है, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं उन चीज़ों के साथ जो आपको ले जानी जरूरी है। सबसे पहला है पोस्टपेड मोबाइल। लद्दाख में प्रीपेड मोबाइल्स काम नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल कनेक्शन को अगर प्रीपेड हो तो पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लें। लद्दाख में एयरटेल और जियो इन दोनों का ही नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। इन दोनों में से कोई सा भी सिम कार्ड आप ले सकते हैं। उसके बाद अपनी लद्दाख ट्रिप के लिए अपने परमिट्स को बुक कर लीजिए। वैसे कहने को हम परमिट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक वाइल्ड लाइफ फीस है जो हमें पे करनी पड़ती है अगर आप वहाँ पर जाके घूम रहे हैं तो नीचे मैं आपको ले एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ जाके आप बड़ी आसानी से इस वाइल्ड लाइफ फीस को पे कर सकते हैं और अपने परमिट्स का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, लद्दाख में जाके हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस से डील करने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है डायमॉक्स की टैबलेट्स। जब भी हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो कई बार हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हमें हो जाती है, जिसमें चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। तो अगर आप ये डायमॉक्स टैबलेट ऐसी ऊंचाई पे जाने से पहले खा लेते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा है अपने साथ कैम्फर टैबलेट्स, हिंदी में जिसको हम कपूर कहते हैं, इन गोलियों को रखिए। ये ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होती हैं और वो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर बीच बीच में आप इन कपूर की गोलियों को सूंघते रहें तो अगेन ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं विंटर वियर पे। आप अगर देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हों लेकिन अपने शहर में ठंडों में आप जो विंटर वियर पहनते हैं लद्दाख में वो काम नहीं आने वाली है। लद्दाख में घूमने के लिए काफी अच्छी क्वालिटी के वुलन वियर आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला इसमें पॉइंट है थर्मल इनर्स। किसी अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी के थर्मल इनर्स जरूर खरीदिए। ये आप रात को सोते वक्त भी पहन सकते हैं और दिन में साइट सीइंग करते वक्त भी पहन सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का वुलन स्कार्फ जरूर खरीदिए जो आपके कान और आपके नाक को ढके रखे। जब भी आप घूमते वक्त किसी हाई ऑल्टीट्यूड पास में जाएंगे या अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आप किसी लेक जैसे पैंगोंग लेक के किनारे तो जरूर जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है। अगर ये हवा काफी देर तक आपके कान या आपके नाक के थ्रू अंदर चली जाए तो आपको बहुत बीमार कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप साइट सीइंग कर रहे हो तो आप अपने कान और अपनी नाक को हमेशा कवर्ड रखें। ये सारी चीजें जो आपको खरीदनी है ये आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इनका लिंक अमेजन के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहां जाके भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है वुलन ग्लव्स। जब हम ठंडी जगहों पे जाते हैं तो हम ग्लव्स तो पहनते ही हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखिए कि आज के टाइम में मार्केट में ऐसे ग्लव्स आ गए हैं जिनकी उंगलियों पे टच स्क्रीन इफेक्ट होता है। तो अगर आपको अपना मोबाइल यूज करना है या कैमरा यूज करना है तो उस केस में आपको अपने ग्लव्स नहीं उतारने पड़ेंगे। तो एक अच्छी क्वालिटी के टच स्क्रीन वुलन ग्लव्स अपने साथ जरूर रखिए। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैं कई टूर्स कर चुका हूं लद्दाख के और स्टार्टिंग में जब मेरे पास ये टच स्क्रीन वाले ग्लव्स नहीं थे और कैमरा या मोबाइल ऑपरेट करना रहता था तो बार बार ग्लव्स उतारने पड़ते थे, जो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होता था। उसके बाद नेक्स्ट है एक अच्छी क्वालिटी का गॉगल जरूर खरीदिए, भले ही आपको गॉगल पहनने की आदत ना हो। जब आप साइट सीइंग करेंगे तो आप ऐसी कई जगहों पे जाएंगे जहां पे आपको स्नो दिखेगी। जब धूप इस स्नो पे पड़ती है और रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे आता है तो ये आपकी आंखों को बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप धूप के टाइम में बाहर निकले हैं तो आप इन गॉगल्स को जरूर पहने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सनस्क्रीन। जितने भी लोग लद्दाख घूम के आए हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बिरले ही ऐसा कोई आदमी मिलेगा जिसको लद्दाख में जाके सनबर्न्स ना हुए हो, खास करके अगर आप 5-6 दिन तक लगातार वहां पे घूमे हो। लद्दाख में वैसे तो ठंडी जगह है, ठंड बहुत पड़ती है, लेकिन जिनमें जब धूप निकलती है तो ये धूप भी आपकी स्किन को जला सकती है। इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन अपने साथ जरूर रखिए। उसके बाद एक चीज और जो आपको रखनी जरूरी है वो है एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। हाई ऑल्टीट्यूड पे जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। पहले बड़े बड़े सिलेंडर्स आते थे, लेकिन आजकल मेडिकल शॉप्स में आपको छोटे साइज के पोर्टेबल सिलेंडर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कभी कमी होती है तो ये पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आप एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज अपने साथ जरूर रखिए। साइट सीइंग के वक्त कई बार हो सकता है कि आपका पैर स्नो पे पड़ जाए या किसी वाटर स्ट्रीम को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपके जूते उससे गीले हो जाएं। अगर यही गीले जूते पहन के आप इतनी ठंडी जगह में ज्यादा घूम लेंगे तो ये आपको बहुत बीमार कर सकता है। इसलिए हमेशा एक स्पेयर पेयर ऑफ शूज अपने साथ जरूर रखिए। उसके बाद अपने होटल्स और होम स्टेज एडवांस में बुक कर लीजिए। लद्दाख जाने का जो सीजन है वो जनरली अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहता है।
बाकी सीजन्स में तो अगर आप डायरेक्टली भी जाएं तो आपको होटल से होम स्टेज मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मई जून के सीजन में जा रहे हैं जो कि पीक सीजन है बिकॉज ऑफ समर वैकेशंस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से एडवांस में अपने होटल्स या होम स्टेज जहां भी आप रुकना चाहते हैं वो बुक कर लें। इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा एक पावर बैंक अपने साथ जरूर रखिए। देखिए आप जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही एक रिमोट जगह है, हालांकि पावर सप्लाई ज्यादातर जगहों पे आपको मिल जाती है, लेकिन कई बार अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे स्नोफॉल हो गया या और कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से पावर सप्लाई बंद हो सकती है। तो ऐसे में आपके खुद के पास कम से कम इतना बैकअप होना चाहिए कि अपना मोबाइल या कैमरा वगैरह आप चार्ज कर सके। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक 20,000 mAh का पावर बैंक अपने साथ जरूर रखें। उसके बाद जिस एरिया में आप घूम रहे हैं वहां के ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि आप एक पोस्टपेड कनेक्शन लेके अपने साथ जाएंगे, लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, लद्दाख में जो नेटवर्क है वो बहुत लिमिटेड जगहों पे होता है, हर जगह आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप गूगल मैप्स में रूट देखना चाहते हैं तो अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिले तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पहले से ही अपने मोबाइल में ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड कर लीजिए। इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपने साथ एक पोर्टेबल छोटा सा गैस स्टोव रख सकते हैं जिसपे आप चाहें तो कभी चाय या मैगी बना सकते हैं। कई जगह जब आप गाड़ी से ट्रैवल करके जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि ट्रैफिक रुका रहेगा या फिर कोई साइट सीइंग की ऐसी जगह आएगी जहाँ पे आपका मन होगा कि आप ज़्यादा देर तक रुकें। ऐसे में अगर आपके पास अपना खुद का इंतजाम हो जिसमें आप थोड़ी सी चाय या थोड़ी सी मैगी बना सकें तो आपके सफ़र का जो आनंद है वो दुगना तिगुना हो जाएगा। तो मार्केट में आजकल बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टेबल गैस स्टोव्स इजीली अवेलेबल हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। अब आते हैं रूट प्लान पे। सबसे पहले आप में से कुछ लोग बाय रोड खुद अपनी कार से ट्रैवल करके लद्दाख जाने का सोच रहे होंगे, दूसरे होंगे कुछ लोग जो कि फ्लाइट से जाने का सोच रहे होंगे। सबसे पहले कार से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप लेह तक पहुंचना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक तरफ है जम्मू, एक तरफ है लेह और एक तरफ है मनाली। तो अगर आप चाहें तो जम्मू श्रीनगर होते हुए भी ले जा सकते हैं और आप चाहें तो मनाली होते हुए भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जम्मू वाले रूट से ही लेह तक जाएं। उसका रीजन ये है कि जम्मू श्रीनगर कारगिल लेह, जब आप इस रूट से जाते हैं तो ऑल्टीट्यूड बहुत धीरे धीरे आपका बढ़ता है और ऐसे में आपकी बॉडी जो क्लाइमेट है उसके साथ बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाती है और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस आपको नहीं होती है। लेकिन अगर आप मनाली से लेह का रास्ता चूज करते हैं तो मनाली से आप जैसे ही निकलते हैं थोड़ा सा आगे जाके बारालाचला पास आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे है और इसी रोड पे आगे जाके आपको 3 हाई पासेस और क्रॉस करने पड़ते हैं। जो लोग बाय रोड गए हैं तो आपको ऐसी कई कहानियां सुनने में मिल जाएंगी, जो फर्स्ट टाइमर्स थे वो मनाली वाले रूट से गए और बारालाचला पास पे जाके कईयों की तबीयत खराब हुई और उनको अपना टूर कैंसिल करना पड़ा। तो इसीलिए अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो जम्मू श्रीनगर के रास्ते से जाइए। दूसरा, जो लोग फ्लाइट से जा रहे हैं आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप सीधा लेह में लैंड करिए जो ज्यादातर लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप श्रीनगर में लैंड करें। मेरे से जब भी कोई पूछता है मैं उसको यही कहता हूं कि आप श्रीनगर में लैंड करिए। उसका रीजन ये है कि श्रीनगर बहुत कम ऑल्टीट्यूड पे है और लेह बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो लेह में जैसे ही आप लैंड करते हैं आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, श्रीनगर में ये बिल्कुल नहीं होती। और दूसरा रीजन जो उससे बड़ा है वो ये है, श्रीनगर से आप बाय रोड ड्राइव करके या टैक्सी से लेह तक पहुंचते हैं तो वो जो पूरा रूट है, वो जो पूरा एक्सपीरियंस है जब आप कश्मीर से लद्दाख में एंटर करते हैं, वो वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये वाला एक्सपीरियंस अगर आप डायरेक्ट लेह में लैंड करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। तो आई थिंक जो लोग फ्लाइट से लैंड कर रहे हैं और जो लोग कार से लैंड कर रहे हैं उनके लिए स्टार्टिंग इनपुट्स मैंने दे दिए हैं। अब आते हैं उस रूट प्लान पे जो आपको फॉलो करना है। मैं यहाँ पे आपको 8 दिन का एक टेंटेटिव शेड्यूल दे रहा हूँ। इस शेड्यूल में आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जिन लोगों को मैंने श्रीनगर लैंड करने के लिए बोला है उनके लिए मैंने श्रीनगर से यहाँ पे रूट बताना स्टार्ट किया है। बाकी जो लोग कार से आ रहे हैं जम्मू श्रीनगर से इस रूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला दिन श्रीनगर में लैंड करने के बाद, श्रीनगर में जैसे आपने लैंड किया थोड़ी बहुत साइट सीइंग कर ली, शिकारा राइड कर लिया, ट्यूलिप गार्डन देख लिया। उसके बाद अगले दिन एक कैब करिए और श्रीनगर से जाइए कारगिल। ये मात्र 200 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे बीच में सबसे पहले सोनमर्ग आएगा जहाँ पे रुक के आप बढ़िया थोड़ी बहुत साइट सीइंग कर सकते हैं। फिर एक हाई ऑल्टीट्यूड पास आएगा जोजिला पास। जोजिला पास को जैसे ही आप पार करेंगे आप लद्दाख में एंटर करेंगे और उसके बाद कारगिल के जस्ट पहले द्रास में आएगा कारगिल वॉर मेमोरियल। तो ये जो 200 किलोमीटर आप कवर करेंगे श्रीनगर से कारगिल, इसके बीच साइट सीइंग के ये 3 पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद डे 2 में कारगिल से निकलिए और पहुंचिए लेह। जब आप कारगिल से लेह पहुंचेंगे तो साइट सीइंग के लिए सबसे पहले लमायरू आएगा जो अपने सोने के पहाड़ों के लिए बड़ा फेमस है। उसके बाद मैग्नेटिक हिल, फिर गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर इंडस एंड जंस्कार, इन नदियों का संगम। ये सारे पॉइंट्स आपको इन रूट मिलेंगे। 200 किलोमीटर बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आप बड़ी आसानी से कवर कर पाएंगे उस दिन। उसके बाद तीसरे दिन जब आप लेह पहुंच जाएंगे तो आप रख सकते हैं लेह की साइट सीइंग के लिए। अब एक चीज को ध्यान में रखिए, ये प्लान था जो कार से आ रहे हैं या फिर
जो श्रीनगर तक फ्लाइट में लैंड करके श्रीनगर से आ रहे हैं उनके लिए। जो लोग लेह में डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं, लैंड करते साथ ही एक दिन रेस्ट डे जरूर दीजिए। अगर आपने लैंड किया और अगले दिन ही आप नुब्रा वैली या पैंगोंग लेक निकल गए तो आपको 100% AMS हिट करेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अब तीसरे दिन जो लोग ट्रैवल करके पहुंचे हैं वो लेह की साइट सीइंग कर सकते हैं। लेह की साइट सीइंग के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। हॉल ऑफ फेम, शांति स्तूपा, लेह पैलेस, थिक्से मोनास्ट्री और लेह मार्केट, ये सारे पॉइंट्स एक दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे दिन। जब भी हम लेह से निकलते हैं तो एक पूरा सर्किट कवर करते हैं जिसमें पहले नुब्रा वैली आता है फिर पैंगोंग लेक। तो चौथा दिन हम रखते हैं नुब्रा वैली के लिए। हम लेह से निकलेंगे, नुब्रा वैली जाएंगे और फिर हंडर में जाके उस दिन का नाइट स्टे करेंगे। ये लगभग 125 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। रास्ते में सबसे पहले आएगा खारदुंगला पास, फिर नुब्रा वैली में आप देखेंगे डिस्किट मोनेस्ट्री को, जो यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है लद्दाख की, और उसके बाद हंडर में आपको दिखेंगे सैंड ड्यून्स जहाँ पे आप कैमल सफारी कर सकते हैं, बढ़िया थोड़ा साइट सीइंग कर सकते हैं। तो चौथा दिन मैंने रखा है फ्रॉम लेह टू हंडर। एक चीज नोट करिए, कई लोग हंडर से आगे तुर्तुक नाम का एक छोटा सा गांव आता है, वहां तक जाते हैं, वहां भी आप चाहें तो रुक सकते हैं। मैं पर्सनली वहां गया था, मुझे ऐसी कुछ खास चीजें वहां दिखी नहीं, लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। वहां से 7 किलोमीटर आगे LOC है जहाँ पे थांग नाम का एक विलेज है, जहां से आप लाइन ऑफ कंट्रोल को करीब से देख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद पांचवा दिन हंडर सैंड ड्यून्स जहाँ पे हम रुके थे वहां से आप निकलिए और पैंगोंग की तरफ बढ़िए। अगर रास्ते में चाहें तो आप सियाचिन बेस कैंप को विजिट कर सकते हैं। सियाचिन बेस कैंप आई थिंक पिछले 2 या 3 साल से टूरिस्ट के लिए खोला गया है। हमने काफ़ी सियाचिन का नाम सुना है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ विजिट करते हुए पैंगोंग लेक जा सकते हैं, या फिर आप सीधे भी पैंगोंग लेक जा सकते हैं। जैसे ही आपको पैंगोंग लेक दिखना चालू होता है, आपको उसके अराउंड बहुत सारे होटल्स और होमस्टेज दिखने चालू हो जाएंगे। पैंगोंग लेक के साइड जो रोड जाती है, वहाँ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पहले पागमिक आता है, फिर मान आता है, फिर मेरक आता है। ये 3 छोटे छोटे गांव हैं जो आपको मिलते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी भीड़ उतनी कम होती जाएगी, और इन तीनों ही जगहों पे, इन सभी जगहों पे आपको प्रॉपर होटल्स एंड होमस्टेज मिल जाएंगे। तो आपकी चॉइस है आप पैंगोंग लेक में कहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक कैसे कवर करना है। अब अगले दिन अगर आपके पास इतने ही दिन हैं तो आप पैंगोंग लेक से वापस लेह के लिए चांगला पास होते हुए निकल सकते हैं। ये एक टिपिकल रूट है जो सब लोग फॉलो करते हैं। लेह से निकले, नुब्रा वैली गए, फिर पैंगोंग लेक गए और फिर वापस चांगला पास होते हुए लेह। लेकिन आज के टाइम में लेह में जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमिंगला पास, वो वहाँ पे कई लोग जाना चाहते हैं, वो वाली इटनरी में मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। तो छठवें दिन आप पैंगोंग से निकलिए और चुशुल होते हुए पहुंचिए हानले, जो कि उमिंगला जाने के लिए एक तरीके से बेस कैंप है। तो आप पैंगोंग लेक से निकले, चुशुल होते हुए आप पहुंचे हांगले। चुशुल वही जगह है जहाँ 1962 में इंडिया चाइना के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। ये जो पूरा रोड है, इसका एक्सपीरियंस भी बड़ा ही एक अनोखा आपके लिए होगा। और रास्ते में आर्मी ने एक रिजांगला वॉर मेमोरियल बनाया है, रुकिए उसको जरूर देखिए। और उसके बाद एक हाई ऑल्टीट्यूड पास, तसागाला पास भी यहाँ पे आता है। उसके बाद आते हैं 7वें दिन पे। 7वें दिन आप हानले से निकलिए, फोटिला पास को पार करते हुए आप पहुंच जाइए उमिंगला पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। एक एडवांटेज ये है कि हानले से लेके जनरली हाई पासेस के जो रोड्स हैं काफ़ी उखड़े रहते हैं, काफ़ी ख़राब रहते हैं, लेकिन हानले टू उमिंगला पास जो पूरा रोड है वो बहुत बढ़िया ब्लैक टॉप रोड है, तो आपको तो वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर उमिंगला से डायरेक्ट गाड़ी चलाइए और वापस चुमथांग होते हुए आ जाइए लेह। तो ये हो गया आपके 7वें दिन की इटनरी। ये लगभग 350 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहेगा। अब जो लोग फ्लाइट से डायरेक्ट लेह में लैंड हुए थे वो लोग फ्लाइट लेह से पकड़ के वापस जा सकते हैं। जो लोग श्रीनगर में लैंड हुए थे वो लोग भी लेह से पकड़ के वापस जा सकते हैं। जो लोग कार से आए थे ऑफ कोर्स उनके लिए तो मैं आगे बता ही रहा हूँ, लेकिन जो लोग फ्लाइट से आए थे वो भी अगर लेह से लेके मनाली तक का जो रोड है उस पर ट्रैवल नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर देते हैं। लेह से जब आप मनाली की तरफ जाते हैं तो 4 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस आते हैं। उसके अलावा गाटा लूप्स यानी एक पहाड़ पे 26 हेयरपिन बैंड्स हैं जिसमें गाड़ी लेफ्ट राइट करते हुए नीचे आती है, और मूरे प्लेन्स के नाम की एक जगह आती है जिसमें 2 पहाड़ों के बीच से एक शानदार हाईवे बना हुआ है और आपकी गाड़ी वहाँ से निकलती है। ये सारा जो एक्सपीरियंस है लेह मनाली रोड का, ये बड़ा ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो मैं हर किसी को ये ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में एक बार लेह मनाली रोड पे ड्राइव करके या फिर टैक्सी में जाना ज़रूर चाहिए। तो जो लोग फ्लाइट से आए हैं वो लोग कर ये सकते हैं कि लेह से डायरेक्ट मनाली के लिए निकलें और मनाली के आगे जो कुल्लू एयरपोर्ट है वहाँ से अपनी फ्लाइट्स बुक कराएं और निकल जाएं। बाकी जो बाय रोड जा रहे हैं उनको तो ऑफकोर्स इस रास्ते से आना ही आना है। तो ये तो हो गई हमारी 8 दिन की इटनरी। अब सवाल ये आता है कि किस सीज़न में जाया जाए। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप कभी भी जा सकते हैं। एक बात सीधी सी है,
ठंड के सीजन के बाद लद्दाख में सीजन आता है, तो अप्रैल मई जून ये जो टाइम रहता है, इस वक्त जो बर्फ जमी रहती है ठंडों के टाइम में ये पिघलती है, तो अप्रैल मई जून में आपको स्नो काफी देखने को मिलेगी। और जुलाई अगस्त सितंबर में लद्दाख में थोड़ी हरियाली ज्यादा हो जाती है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो आप अप्रैल मई में जून में जा सकते हैं। लेकिन अप्रैल मई जून में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मई में जब समर वैकेशंस होते हैं तो लद्दाख में भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, और होटल्स और जो होम स्टेज होते हैं या टैक्सी कैब का जो फेयर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि हाई टूरिस्ट जगह पे होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में नहीं जाना चाहते और चाहते हैं कि आपको एडवांस बुक ना करना पड़े, अपनी मर्जी से आप घूमें, तो आप थोड़े बाद का टाइम जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर इसको चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, लेह से मनाली अगर आपको बाय रोड ट्रैवल करना है तो वो रोड मिड मई में ही खुलती है। हर साल खुलने का टाइम उसका चेंज होता रहता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी स्नोफॉल वहाँ हुई है। तो अगर आप बाय रोड लेह मनाली का एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते तो मिड मई के बाद ही जाइए। बाकी अगर आप यहाँ से जम्मू श्रीनगर साइड से होके पूरा सर्किट करके उसी साइड से वापस जाना चाहते हैं, फ्लाइट से निकल जाना चाहते हैं, तो आप अप्रैल में भी कर सकते हैं। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीज़न चूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपनी रिट्स गाड़ी से 4 अलग अलग लद्दाख के टूर किए हैं अपनी मदर के साथ। ये जो तीनों टूर्स मैंने किए हैं 21, 22, 23, इन तीनों की ही लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो आप अपने टूर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसका और ज़्यादा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आई थिंक इस टूर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैंने सारी दे दी है। इसके अलावा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं या और कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।